अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि आज शाम ज़िला बाजौड़ की तहसील खार में JUIF के कन्वेंशन में धमाके के नतीजे में मकामी अमीर समेत 40 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस अंदोनाक सानिया में 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी होने की इतलात हैं, जबकि वाक़े में मज़ीद जानी नुकसान होने का अंदेशा भी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक शदीद ज़ख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि ज़ख्मियों में जियो न्यूज़ के कैमरामैन समीउल्लाह भी शामिल हैं। RPO मालकन नासिर सती के मुताबिक धमाका जो है वो खुदकुश हमला लगता है, जबकि JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील की है और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया है। इसके अलावा JUIF के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शरपसंदों को मुखातिब करते हुए ये कहा है कि धमाका जिसने भी किया है ये जिहाद नहीं फसाद है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है और इसलिए ज़रूरी है कि रियासती इदारे इस लहर पर फौरी काबू पाने के लिए फौरी इकदाम करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत 12 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत अब सिर्फ 12 दिन की मेहमान रह गई है, मगर इस हुकूमत में शामिल 2 बड़ी जमातें जाते जाते अपनी मुद्दत खत्म होने से कुछ रोज़ पहले ऐसी कानून साजियाँ करने की कोशिश कर रही है जिसने उनकी नीयत और हिकमत अमली पर सवालात उठा दिए हैं। अहम बात यह कि पिछले कुछ रोज़ में इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन एक्ट और आर्मी एक्ट में भी उजरत में अहम तरामीम मंजूर करवा चुकी है, जबकि आज हुकूमत ने इतवार के रोज़ पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम से मुतल्लिक एक इंतहाई मुतनाज़ा बिल सेनेट से जल्दबाजी में मंजूर करवाने की कोशिश की, जिस पर हुकूमत के अपने लोगों ने और हुकूमती इत्तेहादियों ने सख्त तनकीद की और इसे मुस्तरद कर दिया। इस बिल पर हुकूमती इत्तेहादियों का कहना था कि यह बिल सबके लिए गले का फंदा बन जाएगा, ये बिल बुनियादी इंसानी हकूक पर हमला है और जमहूरियत की मौत है। हुकूमती इत्तेहादियों के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के सेनेटर्स ने भी इस बिल को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा है कि यह बिल तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात से रोकने की कोशिश है, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने खुद इस बिल को ड्रॉप कर दिया है, जिसके बाद ये बिल अब गैर मौसर हो चुका है। इस बिल के बारे में यह एतराज़ किया जा रहा है कि इस बिल को बगैर किसी मुशावरत के मंजूर करवाने की कोशिश की गई है और इस बिल में जो नुकात हैं वो जमहूरी हकूक पर हमला है। इस बिल के मुताबिक अगर कोई शख्स या इदारा नजरियाती अकायद, मजहबी या सियासी बुनियाद पर किसी को ताकत के इस्तेमाल या तशद्दुद पर उकसाए तो हुकूमत उस शख्स या इदारे को कानून नाफिज करने वाले इदारे की शिकायत पर उसका मौक़िफ़ सुने बगैर शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में शामिल करेगी, जिसके बाद हुकूमत अदालती फैसले से पहले ही उस शख्स को पुरतशद्दुद इंतहा पसंद करार देकर 90 दिन से 1 साल तक हिरासत में रख सकती है और हुकूमत को अदालती ट्रायल के बगैर किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार मिल जाएगा और ये जमात फौरी तौर पे इलेक्शन लड़ने से बाहर हो जाएगी। इस बिल के मुताबिक किसी फ़र्द की गिरफ्तारी और जमात पर पाबंदी के बाद मुतासरा फरीक को यह हक हासिल होगा कि वो 30 दिन के अंदर हुकूमती रिव्यू कमेटी के सामने दरख्वास्त दे, जिसके बाद ये कमेटी 60 रोज़ के अंदर इस पर फैसला सुनाएगी और अगर इस कमेटी ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया तो मुतासरा फरीक को हाई कोर्ट में अपील का हक होगा। यानी हुकूमत ने इस बिल के जरिए सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर एक शख्स की नकलो हरकत, उसकी अशात पर पाबंदी की कोशिश की है। इस बिल के जरिए एक तंजीम के असासों की छानबीन, उसकी माली मुआवनत और असासों को मुंजमद करने की तजवीज़ दी गई है। यानी इस बिल के जरिए जुर्म साबित होने से पहले एक फ़र्द के तमाम बुनियादी हकूक़ को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इस बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुर्तकिब शख्स को 3 से 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है, जबकि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस तंजीम तहलील कर दी जाएगी। हम इस बिल के हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि इसको लाने का मकसद इस वक्त क्या था, क्यों इसको बगैर कंसल्टेशन जल्दबाजी में लाया गया, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, आज सेनेट में प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़म बिल पेश किया गया। ये बिल पहले आपने पेश करना था, लेकिन इस बिल पर जो सेनेटर्स की मुखालफत थी, तनकीद थी और उन सेनेटर्स की जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उसके बाद चेयरमैन सेनेट ने इस बिल को ड्रॉप कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि ये बिल आया कहाँ से, क्या इसका मकसद है, अचानक से क्यों आ गया, क्या है इसके पीछे रीज़न? देखें, मैं इस बात से तो इत्तफ़ाक़ करता हूँ जो मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स ने बात की है कि इसके ऊपर कंसल्टेशन का अमल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए था और सभी के साथ जो है वो कंसल्टेशन होनी चाहिए थी। लेकिन कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? देखें, वायलेंस जो है हमारे मुआशरे में इस वक्त जो उसकी नोयत है
तो उसके बाद ऐसे कवानीन की ज़रूरत तो है कि इस वायलेंस को आप कंट्रोल करें, वरना तो ये चीज़ जो है ना ये तबाह कर देगी हमें। पहले तो सिर्फ था ना कि टीटीपी था या टीटीए था, तो इस फितने ने तो इस वायलेंस को हर घर में पहुंचा दिया है, हर यानी नौजवान बच्चे के जहन में डाल दिया है। तो इसको जब तक आप कानून के तहत जो है रेगुलेट नहीं करेंगे तो ये चीज़ जो है ये ऐसा रुख इख्तियार करने जा रही है कि ये पूरे मुआशरे को तबाह कर देगी। ये कहना कि वायलेंस जो है वो नहीं है या वायलेंस जो है वो अंडर कंट्रोल है, ये दुरुस्त नहीं है। तो यानी राना साहब आप तस्लीम कर रहे हैं कि ये जो बिल है ये इसलिए लाया गया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो मिसाल दे रहे हैं वो उन्हीं की आप दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इस बिल को? नहीं, सुन लें ना, नहीं सुन लें। मैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ इसे इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ में वो टोला जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है और वो फितना जो इमरान खान नियाज़ी ने इस कौम के मुक़द्दर में जो शर जो है वो पैदा कर दिया है, उसके लिए बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ। उसको हमें ख़त्म करना होगा, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, वरना ये फितना इस मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी के सुपुर्द कर देगा। यानी आप कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये बिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ ये बिल आप लेकर आए हैं ताकि उनको जो है इस बिल के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, मैं उस फितने की बात कर रहा हूँ जो फितना जो है वो हमारी जो दफाई तनसीबात के ऊपर जड़ दौड़े, जो फितना हमारे दफाई अदारों के ऊपर हमला करे, जो फितना जो है वो लोगों के ज़हनों में बारूद भरे, लोगों के ज़हनों में नफ़रत भरे और एक दूसरे का लोगों को दुश्मन कर दे। सियासी रवादारी, आपस में भाईचारे को ख़त्म करके एक दूसरे को मरने मारने और मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा, इस राह पे चलाए। उस फितने को अगर आप रोकेंगे नहीं तो फिर जो है वो ख़त्म करने वाला भी नहीं रहेगा और ख़त्म होने वाला भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब राना साहब सबसे अहम बात यह है बड़ी कि ये पहले तो किसी ना किसी लीगल फोरम पे साबित होना है, उसके बाद एक्शन होता है। मैं ज़रा इसके मेरिट्स पर आता हूं, लेकिन पहले आपने कहा कि ज़्यादा कंसल्टेशन होनी चाहिए थी। आज सेनेट में तो ये कहा गया कि हमें तो ये बिल दिखाया नहीं गया, इसको कमेटी में डिस्कस करें। कमेटी तक ले जाने के लिए आप लोग तैयार नहीं थे, आपने डायरेक्ट इस बिल को वहाँ पर टेबल किया। कुछ अल्फाज में सुना देता हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब आपके सेनेटर हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए ये शिकंजा बनेगा, मुस्तकबिल में किस किस को डसेगा हमें नहीं पता। कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF के, वो ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ पर हमला किया गया है। ताहिर बजिंजो कह रहे हैं कि जमहूरियत की मौत है और नून लीग के दौर में पता नहीं क्या उल्टी सीधी कानून साजी हो रही है। गफूर हैदरी साहब ने भी इस पर तनकीद की, कहा कि इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। ये राय PTI की नहीं है, आपके इत्तेहादियों की है। देखें, ये राय जो है मैं इस राय का एहतराम करता हूँ और जो हमारी लीगल टीम है वो अगर इन चीज़ों को कोई कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो इसको करने में जो है वो अगर नाकाम रही है या नहीं कर सकी, तो उसकी जो भी वजूहात हैं उन वजूहात में जाए बगैर ये मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स और बाकी भी जिनका आपने नाम लिया है इनके साथ बैठना चाहिए। और अगर वो ये समझते हैं कि इसमें कोई ऐसे सेफगार्ड्स होने चाहिए, यानी मेरा मकसद बात करने का ये है कि यानी वायलेंस को यानी कर्ब करने का, वायलेंस को रोकने के लिए लेजिस्लेशन ना करना या उस लेजिस्लेशन को जो है वो अदरवाइज़ जो है वो रेजिस्ट करना, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। इसको बाई लॉ हमें जो है इसको रेजिस्ट भी करना होगा, इसको ख़त्म भी करना होगा। और आंखें बंद करने वाली बात या जो है वो यानी जो है वो इसमें हमें डिनाइल में हमें नहीं जाना चाहिए कि ये नहीं है। वायलेंस जो है मेरे ख्याल से कोई भी जी शऊर शख्स जो है नाजुक मसला है, लेकिन अगर इस कानून में
कुछ सेफ गार्ड्स ऐसे होने चाहिए या उनकी ज़रूरत है कि इंसानी हकूक़ या इसको मिसयूज़ ना किया जा सके, तो बिल्कुल मैं इस शक्ल में, जिस शक्ल में ये बिल है राना साहब, मिसयूज़ क्या, इसको तो काला कानून कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि ये हुकूमत को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है। आज आप हुकूमत में हैं, कल आप ऑपोजिशन में होंगे। ये बिल बड़े आसानी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, किसी फर्द के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। मैं तो हैरान हूं क्योंकि आप लोग कहते थे कि नैब एक काला कानून है जिसमें 90 दिन की डिटेंशन होती है, रिमांड होता है। यहाँ तो आपने गवर्नमेंट को इख्तियार दे दिया है कि वो किसी शख्स को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट कर सकता है इस कानून के अंदर, उसको 1 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है, उसके तमाम हकूक जो है वो सल्ब किए जा सकते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये तमाम इख्तियारात आपने गवर्नमेंट को दे दिए, वो भी एक्स पार्टी, यानी कि दूसरी पार्टी को सुने बगैर। देखें शहजाद, बात ये है कि जिन यानी अनासर का या जिन लोगों से मुतल्लक इस कानून में जिनका हवाला दिया गया है, अगर आप उनकी हरकत, उनकी सरगर्मियाँ और उनकी सरगर्मियों का जो टारगेट है, उनका जो रुख है, अगर आप देखें तो मेरा ख़्याल है कि आप कहेंगे कि ये कम है। लेकिन इसका मिसयूज़ होना किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़, पॉलिटिकल वर्कर के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़, लोगों के इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़, ये इंतहाई जो है वो गलत होगा। और इसके लिए जो सेफ़ गार्ड्स ज़रूरी हैं वो इसमें लिए जाने चाहिए। और वो ऐसे ही होगा कि जब ये मामला कंसल्टेशन में जाएगा तो वो सेफ़ गार्ड जो है वो लिए जाएंगे। लेकिन ये कहना कि जी इस वक्त तमाम, मैं आपको बताऊं, लोग सवाल ही उठा रहे हैं जिसमें माफियाज बहुत सारे यानी इस घिनौने खेल में मुलव्वस हैं, उनके साथ जो है वो आप सिंपल जो है वो जो कानून मौजूद है उनके साथ आप निपट सकते हैं, तो वो नहीं आप निपट सकते। नहीं, क्यों नहीं निपट सकते? अगर कानून आपके यहाँ इंसाइटमेंट ऑफ हेट्रेड का मौजूद है, एक्सट्रीमिज्म का मौजूद है, दहशतगर्दी का मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे पहले आपने कानूनी तौर पे कोर्ट ऑफ लॉ में उसको साबित करना है। यहाँ पे आप ये तमाम इख्तियारात हुकूमत को दे रहे हैं। सेनेटर्स के अलावा बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी किसकी है? आपकी हुकूमत जाती हुई हुकूमत है, एक के बाद आप एक ऐसी लेजिस्लेशन कर रहे हैं जो कि मुतनाज़ा बन रही है। जल्दी किस बात की है राना साहब? ये कौन पुश कर रहा है? क्यों आप लोग ये कर रहे हैं जहां पे आपके अपने इत्तेहादी ये सवाल उठा रहे हैं कि कम से कम कमेटी में तो लाओ, इसको बहस तो कर लो। यहां तो जीरो कंसल्टेशन हुई है इस पर। बस यही बात है जो आपने जो बात की है ना कि ज़ीरो कंसल्टेशन। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कंसल्टेशन लीगल टीम ने जो की है उसमें कोई तशनगी या उसमें कमी रही है, ये होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ राना साहब? जल्दी क्या है? जल्दी किस बात की थी? जाना चाहिए, क्यों टेबल किया जा रहा था और आपने टेबल करना था? नहीं देखें, मामला ये है कि अगर एक चीज़ है और जिसकी ज़रूरत है तो उसको करने में जल्दी या देर वाली कौन सी बात है? अगर ये ज़रूरत है और इससे बेहतरी हो सकती है और वो चीज़ें जिनके ऊपर एतराज़ हुआ है वो उनके सेफ गार्ड्स लिए जा सकते हैं। इंसानी हकूक़, बुनियादी हकूक़ और जमहूरी हकूक़ से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो उस अमल को जो है वो करने में हर्ज क्या है? इसमें जल्दी या देर वाली तो कोई बात नहीं है। अगर एक जल्दी और देर वाली बात ये है कि विदाउट, आप जैसे आप खुद कह रहे हैं कि हाँ कंसल्टेशन होना चाहिए थे, कंसल्टेशन करते ना, कमेटी में कह रहे थे, सेनेटर्स भेजे, आप लोग तैयार नहीं थे इसके लिए, आपने इसको टेबल किया, वो तो सेनेट चेयरमैन ने आज इसको ड्रॉप कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें क्या मामला क्या है। इसमें बेसिकली जो इसका सेक्शन नंबर 4 है जो कहता है कि हुकूमत ने लिस्ट करना है पर्सनस और ऑर्गेनाइजेशन को, और वो भी करना है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। और एक्स पार्टी आप लिस्ट कर सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट 1 में आएगी, कौन से पर्सन जो है लिस्ट 2 में आएंगे। उसके बाद उन पे पाबंदियां हैं जिसमें डिटेंशन भी है, जिसमें उनके आप असासे देख सकते हैं, उनके रिश्तेदारों के असासे देख सकते हैं, पासपोर्ट उनका आप ख़त्म कर सकते हैं, और तरह तरह की पाबंदियाँ हैं। मतलब ये तमाम चीज़ें आप करने जा रहे हैं विदाउट लिस्निंग टू द अदर पार्टी और बिफोर कन्विक्शन। अगर आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, उनकी जमात में दूसरे लोगों ने वायलेंस किया या कोई और ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन कोई वायलेट करता है, वायलेंस करता है, तो आप कम से कम कोर्ट ऑफ लॉ में साबित होने दें। आपको इस बात की क्यों जल्दी है कि पहले पाबंदियां लगाओ, पहले उसको अंदर डाल दो और फिर बाद में वो केस चलता रहे? देखें, मैं अब इस पे कोई हतमी राय का अजहार इसलिए नहीं करना चाहता कि जब बुनियादी तौर पे इस बात को आज हमने तस्लीम किया है
कि इसमें जो कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो उसमें कोई जो कमी कोताही रही है, जिसके मतलब हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ सेंटर्स ने निशानदेही की है, तो हमें उसके ऊपर पूरी कंसल्टेशन करनी चाहिए। भले हम 1 दिन बैठें, 2 दिन बैठें, 3 दिन बैठें, और अगर ये ज़रूरी समझा जाए कि इसे फौरी इसी टेन्योर में होना चाहिए तो इसे बिल्कुल जो है वो होना चाहिए। इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जल्दी वाली या देर वाली बात जो है वो सोचनी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि जो आप फरमा रहे हैं, देखें, अगर वो प्रोसेस जो है वो जो आप बता रहे हैं कि जी इस प्रोसेस के बगैर ये नहीं होना चाहिए, वो भाई अगर ये प्रोसेस जो है ये इसके कंप्लीट होने में साल लगे, और साल में जो है वो जो यानी इस वक्त की सूरत हाल है उसको आप अगर 1 साल तक जो है वो इसी तरह से होने दें, तो उसके जो मुज़र असरात हैं, उसकी वजह से जो आपके माशरे में जो है वो जो फितना, जो फसाद और जिस किस्म की जो है वो यानी टूट फूट हो रही है, तो उसका भी तो फिर आप अंदाज़ा करें ना। यानी माशरे का, रियासत का, मुल्क का कायम रहना ज़्यादा ज़रूरी है, या तो आप कह रहे हैं कि अगर मुल्क में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, थोड़ा सा उनको लिबर्टी दी जाए, उनको पूछा ना जाए, उनके ऊपर हाथ ना डाला जाए। राना साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर मुल्क में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना स्लो है तो ये सारे इख्तियारात फिर आप मुनसिफ के, जज के, ये आप हुकूमत को दे दें, हुकूमत फैसला करे कि किसको हमने लिस्ट में डालना है, किस पर हमने पाबंदियां लगानी है, वो भी उनको सुने बगैर। मतलब मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि इस तरह की जब मंतक दी जाती थी कि 6 महीने के अंदर एहतसाब अदालत ने फैसला करना है कि नवाज शरीफ पनामा केस में कन्विक्टेड हैं या एक्विटेड हैं, तो आप लोग शोर मचाते थे ये किस किस्म की पाबंदी है। अब आप कह रहे हैं कि क्योंकि सुस्त सिस्टम है हमारा, तो इसलिए हुकूमत को ये इख्तियारात दे दिए जाएँ कि पहले वो किसी को 1 साल के लिए जेल में डाल दे और फिर बाद में वो अपना केस लड़ते रहें, उसको इलेक्शन से भी बाहर कर दे और फिर वो देखते हैं कि उसका केस में वो कन्विक्शन होती है नहीं होती है। देखें, जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की है, जिन चीज़ों के मतलब मोअज़्ज़ज़ सेनेटर ने बात की है, इन चीज़ों के मिसयूज़ होने से, यानी जो आदमी जो है वो मुल्क में फितना और फसाद फैलाना चाहता है, जो मुल्क की और माशरे की तबाही चाहता है, उसके ऊपर तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई रायत जो है वो होनी चाहिए, या उसके ऊपर किसी वजह से भी जो है वो हाथ जो है वो कानून का नहीं जाना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि बात है कि ये मिसयूज़ होगा, उसके लिए जो सेफ गार्ड्स हैं वो ठीक है, वो इसके ऊपर कंसल्टेशन हो तो वो सेफ गार्ड जो है वो लिए जाने चाहिए। नहीं राणा साहब, मिसयूज़ एक अलग इशू है। मैं कह रहा हूँ ये तो, और मैं क्या कह रहा हूँ, आपके सेनेटर्स कह रहे हैं ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है कि किसी को बगैर कन्विक्शन आप 1 साल के लिए डिटेंशन में नहीं डाल सकते, आप उसके तमाम इंसानी हकूक़ सलब नहीं कर सकते जब तक ये भी नहीं पता है कि क्या अदालत ने उसको सज़ा देनी है, कन्विक्शन उसकी देनी भी है या नहीं देनी है। तो क्या वो डिटेंशन चैलेंज नहीं हो सकती? जी, उसमें लिखा हुआ है कि वो कमेटी जो है रिव्यू करेगी, 30 दिन के अंदर वो जवाब देगी। अब हुकूमती फैसले को कमेटी कैसे ओवरटर्न करेगी ये एक सवाल है, और फिर वो मामला हाई कोर्ट में जाएगा। यानी कि अगर आप किसी को इलेक्शन से बाहर रखना चाहें तो आप उसको पहले जो है डिटेंशन में डाल दें, फिर वो रिव्यू में जाता रहे और फिर हाई कोर्ट से अप्रोच करें। चले, रिव्यू जो है वो 30 दिन की बजाय वो विदिन 7 डेज होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये वज़ारत दाखिला भी मुतमईन नहीं है इस बिल से। मेरी देखें, मैं पूरी तरह से निटी ग्रिटी में तो जो है वो लफ्ज़ तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये नज़रबंदी जो है ये चैलेंज हो सकती है। यानी ये दोनों चीज़ें हैं ना कि आप पहले कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, एक पूरा प्रोसेस करें और उसके बाद किसी को डिटेन करें, और दूसरा ये है कि अगर आप समझते हैं कि इससे इर्रिपेयरेबल लॉस हो रहा है और नेशनल लॉस हो रहा है तो आप डिटेन कर दें और उसके बाद जो है वो मामला जो है वो कोर्ट में चला जाए। अगर कोर्ट जो है वो 3रे दिन, 7वें दिन, 10वें दिन कहती कि जी ये आपने गलत किया तो आदमी रिहा हो जाए। तो राणा साहब, अब इसका स्टेटस क्या है? अब क्योंकि आपके इत्तेहादी इस पर एतराज़ उठा रहे हैं, उस पर तनकीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जमहूरियत की मौत है, तो आप रिविजिट करेंगे अब इस बिल का जो ड्राफ्ट है उस पर? इसमें जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि इसके ऊपर जो है वो जो आपने भी कहा कि ज़ीरो कंसल्टेशन हुई है, सेनेटर साहबान ने भी कहा कि हमें जो है वो कंसल्ट नहीं किया गया, तो देयर शुड बी कंसल्टेशन फर्स्ट, और उसके बाद जो भी खदशात या एप्रीहेंशंस
मौजूद सेनेटर्स के हों, दूसरे पार्लियामेंटेरियंस के हों, तो उनको जो है वो पूरी तरह से जो है वो सेफ गार्ड किया जाए, उनको पूरी तरह से जो है वो इंश्योर किया जाए कि ये मिसयूज़ भी ना हो और कोई ऐसी शक भी ना हो कि जिससे किसी के जो है वो बुनियादी इंसानी हुकूक की वायलेशन हो, तो उसके बाद जो है वो उसको फिर लाया जाए। सही। राना साहब, एक और मामले पे बात करना चाह रहा था, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले 2 दिन में कुछ अहम इंटरव्यूज़ दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि 2019 में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमें ये पेशकश की गई थी कि 2019 के मिड में, यानी कि जून में, हम आपको सूबे में लेके आते हैं, सूबाई हुकूमत में आप आ जाएं, दिसंबर में जो है फेडरल हुकूमत चेंज हो जाएगी और आपकी हुकूमत आ जाए। क्या इस किस्म की पेशकश उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने आपको की थी? क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है वो तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और वो जो कामयाब हुआ वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुआ था। ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट 2019 से पेशकश कर रही थी कि पीटीआई को हटा के आपको लेके आ जाते हैं सूबे में और वफाक में। देखें, इस किस्म की बातें होती रही हैं। मैं ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात की इस तरह से तईद करूँगा कि जो उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट थी वो कोई ज़्यादा ही जो है ना वो इन मामलात में जो है ना वो दिलचस्पी और उनके अहवाल जो है ना वो ऐसे थे। इस किस्म की जो है वो बातें होती रही हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे इस बारे में ये उस वक्त भी ये राय थी, आज भी ये राय है कि ये ऐसी ही बातें की जाती हैं लोगों को बहकाने के लिए, जो है वो लोगों की राय लेने के लिए कि ये आपको ये बना दें, फ़लाँ को वो बना दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें। पीछे हिडन एजेंडा कुछ और होता है, मकसद कुछ और होता है, बात कुछ जो है वो और की जाती है। तो ये इस किस्म की जो है वो बातें उस वक्त होती रही हैं। शाहद खान अब्बासी साहब ने उस वक्त मेरे साथ भी बात की थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो हमारी लीडरशिप है, लीडरशिप मीन्स शरीफ फैमिली या मियाँ साहबान, तो उनके ऊपर जो है वो मुतफिक नहीं है। तो बाकी वो कहते हैं कि जी आप अपने में से किसी और को जो है ना वो कर दें। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि सारी जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो तो मैंने कहा कि लीडरशिप की है, मियाँ साहब की है, और वोट मैं उनका है। तो ये मैं कहा किस तरह से जो है वो मुमकिन हो सकता है कि वो किसी और को कहते हैं कि जी वो उसको कर दें, उनको नहीं करना। तो मैंने कहा कि ये सिर्फ इन चीज़ों को वो करते हैं, एक जैसे कहते हैं ना कि बात को यानी किसी डगर पे डालने के लिए कि देखें जी इससे क्या आगे बात चलती है, कोई इस बात को आगे लेके चलता है तो उसके फिर क्या असरात होंगे। लेकिन क्या तो क्या ये कहा जा सकता है राना साहब कि उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी और ख़ास तौर पे वो साहब जिन साहब के मतलब ये बातें होती रही हैं कि वो जजों को भी मिलते थे और बाकी भी चीज़ों में बड़े एक्टिव थे, तो वो इस किस्म की बात सुनाते रहते थे। उनसे कोई बैद नहीं था कि आपको मिले तो आपको भी कहें कि जनाब आप अगर वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं तो हम आपके लिए भी लॉबी करते हैं, मुझे मिले तो मुझे भी कहें। तो ये उस वक्त तो राना साहब क्या उस वक्त के इस किस्म की गुफ्तगू होती रही है। उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी और जो उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, क्या वो आपको लगता है कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे? एक तरफ वो पीटीआई हुकूमत को सहारा दे रहे थे, दूसरी तरफ उनकी हुकूमत को गिराकर आपको लेने की बात कर रहे थे? नहीं, कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो तो विकेट के दोनों तरफ खेलते थे, लेकिन उनके जो नंबर 2 थे ना वो विकेट के चारों तरफ खेलते थे, और जब चारों तरफ खेलते थे तो फिर इस किस्म की बातें वो हर किसी से करते थे। तो ये मेरे इल्म में है कि इस किस्म की गुफ्तगू होती रही है, लेकिन मैंने उस वक्त भी और आज भी मेरी राय ये है कि इसके कोई मानी नहीं होते थे। लेकिन राना साहब आप कह रहे कोई मायने नहीं होते थे, लेकिन आखिर में हुआ तो यही ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। सुने देखें सुने, ये बात भी हकीकत है कि जब मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो धरना उनका था, उन्होंने मौलाना फजल रहमान से भी ये बात कर दी थी कि जी आप धरना उठा लें, मार्च में हम इलेक्शन करवा देंगे। हालांकि ये उस वक्त भी बात गलत थी जब वो ये बात उन्होंने की थी, और मौलाना ने इस बात के ऊपर शायद इत्माद किया था, उस वक्त भी ये बात गलत थी और उन्हें भी पता था कि हमने मार्च में जो है वो इलेक्शन नहीं करवाने, लेकिन ये उनका एक तरीक़ाकार था। वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू और इस किस्म की कहानियाँ जो है वो डालते रहते थे। लेकिन फिर राना साहब आखिर में हुआ तो यही ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए चली गई, और आप लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से चंद हफ्ते पहले, चंद दिनों पहले तक ये कह रहे थे कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ ना हो
कोई भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो सकता। और अब पीटीआई चेयरमैन कहते हैं कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट साथ थी आपके और इसलिए हुकूमत को गिराया गया। नहीं, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं थी और हम ये नहीं कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट जब तक ना हो उस वक्त तक अदम एतमाद नहीं हो सकता। हम ये कहते थे कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हो, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट असम्बली की हाज़िरी पूरी करवाती थी। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर न्यूट्रल होती तो इनका बजट नहीं पास होना था अपना जो है वो 21-22 का। तो हमें ये सारी चीज़ों का इल्म था। हमें पता था कि कौन लोग जो है वो अजलास में नहीं आना चाहते थे और उनको बाकायदा फ़ोन करके कहा गया कि आपको असम्बली के अजलास में लाने के लिए जहाज़ भेजें या बंदे भेजें। आप इज़्ज़त से अगर आना चाहते हैं तो आप को जहाज़ भेजते हैं और अगर आप दूसरे तरीके से आना चाहते हैं तो फिर जो है वो बंदे भेजते हैं। तो हमारा ये उस वक्त मौक़िफ़ था और बिल्कुल सही मौक़िफ़ था कि जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई तो उस दिन ये हुकूमत नहीं चल सकेगी और उस दिन जो है ये अपने आप को बरकरार नहीं रख सकेंगे। तो इसका मतलब जो पेशकश आप कह रहे हैं दिसंबर 2022 में जो है 21 में ये बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन्होंने ये स्टांस लिया कि उन्होंने ख़ुद को जो है वो न्यूट्रल बिहेव किया। हाँ। उन्होंने लोग उनके पास गए, उन्होंने कहा कि राणा साहब मुझे बताएं कि जो पेशकश का बेहतर लगता है करें, हमारी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। जिस पेशकश का जिक्र किया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि 2019 में हमें पेशकश कर दी गई थी कि आपको सूबे में ले आते हैं फिर वफाक में ले आते हैं, ऐसी कोई पेशकश दिसंबर नवंबर 2021 में भी शायद आपसे की गई हो कि आपको लेकर आ जाते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि अदम एतमाद की तहरीक से पहले या उसके दौरान किसी किस्म की कोई पेशकश हुई। उस दौरान जो बात हुई वो यही थी कि जो लोग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से लाइन लेके या उनके दबाव में आके जो है वो इमरान खान की हुकूमत के साथ थे, जब उनको वहाँ से कहा गया कि जी आप अपना सियासी फ़ैसला अपने जो है वो मफाद को पेश नज़र कर रखें, हम न्यूट्रल हैं, हमारा इस सिलसिले में कोई जो है वो आपको जो है वो डायरेक्शन नहीं है, तो लोग तो पहले जो है वो तंग बैठे थे, पहले वो जो है वो नाराज़ बैठे थे। वो लोग जो थे वो फौरी तौर पे हमारी तरफ आ गए। तो उस वक्त कोई इस किस्म की बात जो है वो नहीं हुई थी। उससे पहले जो है वो जब होती रही हैं तो उस वक्त भी उनके कोई मानी नहीं होते थे, वो बस ऐसा ही होता था चेक करने के लिए कि जी मामला किस तरफ जा रहे हैं और कौन क्या सोच सकता है, कौन चेक करने के लिए भी हो सकता है राणा साहब, और लॉलीपॉप भी हो सकती है कि अपनी बातें मनवा ले, क्योंकि 2019 में फिर दो बड़े अहम वाक़यात हुए ना। एक तो एक्सटेंशन भी दी थी आप लोगों ने और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा था कि बिल्कुल वोट देना एक्सटेंशन को, कोई इसमें दो राय नहीं है, और फिर नवाज शरीफ साहब मुल्क से वापस भी चले गए थे। तो हो सकता है ये पेशकश इसलिए भी की जाती हो ताकि अपनी बात मनवा ली जाए। नहीं हो सकता है कि उस वक्त जब वोट देने का फ़ैसला PMLN ने किया तो उस वक्त PMLN को यकीन दहानी कराई गई होगी कि जी हम अपना जो ये किरदार है इसको लिमिट करेंगे, हम न्यूट्रल स्टांस पे जाएंगे और हम अपने आप को जो है वो इस दलदल से निकालेंगे, क्योंकि ये सोच तो एक इस्टेब्लिशमेंट में हमेशा पाई जाती रही है ना कि हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हों। तो फिर वही बाद में हुआ, बाद में फिर ये चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इनमें थोड़ा कमी आई और वो कमी जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब न्यूट्रल स्टांस पे गई जी, तो ये हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मेहनत से बनवाई थी और इस्टेब्लिशमेंट ही इसको चला रही थी तो वो धड़ाम से गिर गई। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत जाने में 12 दिन रह गए, लेकिन हुकूमत जाने से पहले अहम कानून साजी करना चाह रही है और आज जो सेनेट में बिल पेश किया गया प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़म का बिल, उसको हुकूमत के अपने इत्तेहादियों ने मुस्तरद कर दिया। अब अहम सवाल ये भी है कि क्या केयर टेकर के मामलात अगले हफ्ते तक तय पा जाएंगे, तमाम जमातों के दरमियान इत्तफाक राय हो जाएगा, और इसके अलावा
अभी भी ये सवाल बड़ा अहम है कि केयर टेकर सेटअप तो आ जाएगा, लेकिन क्या आम इंतखाबात अपने वक्त पर हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है फैसल वावड़ा साहब ने। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज आपने एक बड़ा अहम ट्वीट भी किया है, मैं उस पर तो आऊँगा ही, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो इस वक्त क्या सराहियाँ हो रही हैं केयर टेकर सेटअप के हवाले से, बीच में इसहाक डार साहब का भी नाम फ्लोट किया गया, क्या ये मामला आपको लगता है कि तय पा जाएंगे अगले हफ्ते तक? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए शहजाद साहब, सबसे पहले तो ये है कि तय तो पाए जाएंगे, लेकिन जो आपका सवाल है इलेक्शंस के मुताबिक, तो मैं तो उस पर आपको हमेशा से यही जवाब दूंगा कि पीआई की फ़्लाइट का टाइम पे चली है आज तक। नहीं, पीआई की फ़्लाइट अक्सर डिले हो जाती है, ताख़ीर होती है उसमें, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस भी ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं? मैंने तो सर, आप इसके बीच में इंटेलिजेंट आदमी है, खुद निकाल ले। मैंने कहा कि आज पीआई की फ़्लाइट टाइम पे आज तक उड़ी है, जब वो उड़ेगी तो हर चीज़ टाइम पर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं हुआ है अब तक, तो आप कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पे ये ताख़ीर हो सकती है इलेक्शंस में, लेकिन इसकी वजह क्या होगी? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि हम जो है वक्त से पहले असेंबली तहलील कर देंगे, 90 दिन का केयर टेकर सेटअप आएगा और फिर इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देगा। शहजाद साहब, इस मुल्क में मंतकी और मंतक से तो कोई चीज़ चलती नहीं ना। अब अभी आप देख रहे हैं कि मियाँ साहब के बहुत करीबी साथी शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया है, वैसे तो सच बोलने पर लीडर्स डिक्टेटर से ज़्यादा बदतर होते हैं, उसका पार्टी में फ्यूचर नहीं रहता। तो मुझे नहीं पता आसिफ साहब से आगे क्या होगा, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी ये कहा कि हमें ज़ोर ज़बरदस्ती देकर कहा गया मियाँ साहब ने कि एक्सटेंशन के लिए वोट दिया जाए बाजवा साहब को। तो भाई, आपने तो बयानिया बनाया था नवाज शरीफ साहब ने कि मुझे क्यों निकाला, और नवाज शरीफ साहब ने हर जगह पे बाजवा साहब का नाम लिया जलसे जुलूसों के अंदर। तो एक तरफ तो आप बयानिया बनाते हैं कौम के आगे, और दूसरी तरफ आप घुटनों पे लेट कर आप एक्सटेंशन के वोट देते हैं। यही इमरान खान साहब ने भी यही किया कि अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए एक्सटेंशन उनको दी, दूसरी तरफ कहा कि बाजवा साहब ने हमारी रिजीम गिरा दी। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। जरदारी साहब ने कहा कि हम 3 साल के लिए आप आते हैं, हम तो हमेशा के लिए हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने भी बयानिया अंदर कुछ और बनाया, फिर वोट दे दिया। मौलाना साहब ने भी इसमें गंगा में हाथ धो लिए, चढ़ाई करने वो आ गए, उन्होंने भी वोट दे दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, जब आप हर तरफ से ये बुग्स एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो है वो सारी पार्टियों के अंदर है और आपको नज़र आ रहा है, और जब वक्त ज़रूरत वक्त हाल हो वो गालियाँ दे देते हैं, जब वक्त हाल हो वक्त ज़रूरत हो नन्हे मन्ने बच्चे बन के खुद अच्छा बन के अपने आप को पेश कर देते हैं। तो ये ड्रामा ख़त्म हो जाना चाहिए ना, नंबर 1। नंबर 2 शहजाद साहब, ये कि ये जो रोज़ की रूटीन कहानी है कि हर रोज़ हम एक नई फिल्म देखते हैं, एक नई पिक्चर देखते हैं, उसमें एक बड़े तरीके से अपने गेस्ट भेजने से गवर्नमेंट अपने बयानात से फिर एक तरफ हिट करना शुरू हो गई है। वो भी उस खाम ख्याली में पीडीएम की 13 जमातें जा चुकी हैं, जैसे कि हम अपने वक्त में सोचते थे कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा का, अगर आसमा साहिबा का इंटरव्यू सुने, उसमें उन्होंने कहा जी हमने बंदिश नहीं की हुई नाम की, तो भाई किसने की ये भी बताएं। उन्होंने कहा इमरान रियाज के ऊपर कान में जज के कुछ कहा है, तो वो क्या इशारा करना चाह रहे हैं? इस अचानक से डायरेक्शंस क्यों चेंज होगी? और इन सब का माजी हमें भूलना नहीं चाहिए सारे लीडरों का। ये सारे लीडरों की एक्सपायर हुए हुए साल हो गए। इनके अपने फ्रेम टेढ़े, ये पाकिस्तान का फ्रेम सीधा करेंगे, ये खुद खड़े हो नहीं सकते, ये मुल्क खड़ा कर देंगे, ये खुद चल नहीं सकते, ये मुल्क चलाएंगे। ये क्या चीज़ें हम देख रहे हैं शहजाद साहब? तो बयानिया और बयान तो इस मुल्क के अंदर 65 साल से ड्रामा चलता चला जा रहा है। आप अभी भी देखें कि बॉल को किस तरह स्पिन करके गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है। मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, क्या अचीव कर रहे हैं, क्या बैकफुट पर लाना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, और बयान के अंदर बिल्कुल तसलसल और सच्चाई, उसका उनके साथ क्या होता है, इन सब चीज़ों को मिलाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फैसल वावड़ा साहब, जो आप 2019 के बयानात की बात करें, एक्सटेंशन की बात करें, तो उस वक्त तो हमने देखा कि नून लीग ने ये नारा लगाया कि वोट को इज्जत दो, लेकिन जब एक्सटेंशन का वक्त आया तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि एक्सटेंशन के लिए वोट देना है और कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए हमारी। ये सब तो हुआ, लेकिन अब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि फिर इस किस्म के बयानात आना शुरू हो गए जिससे वो किसी को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मुझे लगता है आपकी बात से कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत और ये जमातें दोबारा एस्टैब्लिशमेंट को हिट कर रही हैं, तो ये कौन से ऐसे बयानात हैं? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि नून लीग और बिलखसूस वज़ीर आज़म तो कहते हैं हम एक पेज पर हैं, माशी फैसलों में भी वो एक पेज पर नज़र आते हैं, तो वो तो फ़ख्र से कहते हैं कि हम साथ हैं और एक पेज पर हैं, तो फिर क्यों आपको ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया है?
नहीं, मैंने तो देखिए ऐसी कोई बात शहजाद साहब की नहीं। मैंने तो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के अंदर अगर आप बारीकी से देखें तो उन्होंने कहा अभी आपकी क़यादत इंतज़ार करे, और उस पर नवाज शरीफ साहब ने जोर दे के ब्लैंक चेक दे के कहा कि बाजवा साहब को वोट दे एक्सटेंशन का। तो दूसरी तरफ आप बयानिया पब्लिक के आगे क्यों झूठा बना रहे थे कि जी हाँ मुझे क्यों निकाला और बाजवा साहब इसके अंदर थे। तो बाजवा साहब अच्छे थे या बुरे थे? फिर इमरान खान साहब ने भी यही किया, उन्होंने एक्सटेंशन दी अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए, बाहर बयानिया बना दिया कि रिजीम चेंज के अंदर बाजवा साहब थे। फिर जरदारी साहब ने भी यही काम किया कि ईंट से ईंट बजाने की बात की और कहा 3 साल के लिए आप आए हैं, फिर उन्होंने भी वोट दे दिया। फिर बयानिया मौलाना साहब ने भी ये बनाया बाहर। ये मैं कहता हूँ जो अंदर खाने कर रहे होते हैं वो बाहर क्यों फिर झूठ आके झूठ बोलते हैं, या जो बाहर कर रहे होते हैं वो अंदर नहीं कर रहे होते। तो ये तो अंदर से ही बातें शुरू हो गई हैं। और मैं तो ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे ट्वीट से कि ये सब लीडरों को समेत पीटीआई सबको आजमा लिया आप लोगों ने, हम सब ने आजमा लिया पाकिस्तान ने। इनकी एक्सपायरी हो चुकी है, ये खड़े होने काबिल नहीं है, चलने के काबिल नहीं है, इनके खुद के फ्रेम टेढ़े हैं, इन्होंने ही मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। हम फिर उसी तरफ चल पड़े कि ये नहीं है, ये नहीं है, आओ हुक्मरानी करो, गाली दो, निकल जाओ, आओ गाली दो, पकड़े जाओ, आओ गाली दो, फिर निकल जाओ, फिर गाली दो, फिर आ जाओ, फिर गले लग जाओ, फिर अच्छे बच्चे बन जाओ। ये कब तक ड्रामा चलेगा? तो इसके अलावा फैसल साहब ऑप्शन क्या है? अगर इंतखाबात होने हैं तो यही पार्टीज हैं जिनको आप कह रहे हैं कि इनकी एक्सपायरी डेट तो कब की गुजर चुकी है, या पीटीआई चेयरमैन इमरान खान होंगे, नवाज शरीफ होंगे, जरदारी होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे, यही है ना सियासी क़यादत, इन्हीं में से किसी ने आना है। शहजाद साहब, इस मुल्क के अंदर रिजवाना बेटी को देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 5 दिन लगा दिए। मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई उसके लिए, हमारी तो बेटी है, उसको जब तक नहीं पकड़ा गया, जब तक बेल बिफोर अरेस्ट ना मिल जाए। इस मुल्क के अंदर आप क्या बातें कर रहे हैं? वो जज की बीवी है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसने बेल दी उसको भी शर्म नहीं आई कि भाई अगर अपने घर में ऐसी कोई चीज़ हो अपने बच्चों के साथ तो कोई बर्दाश्त करेगा? ये गरीब हर चीज के अंदर मर रहा है। बारिश आएगी गरीब मर गया, तूफान आया गरीब मर गया, गर्मी हुई गरीब मर गया, गटर का ढक्कन खोला गरीब मर गया, स्कूल कॉलेजेस नहीं मिले, नौकरी नहीं मिली मर गया, रोटी नहीं मिली मर गया। तो अगर हमने यही तर्ज सियासत और पाकिस्तान की तख्लीक इस काम के लिए हुई थी कि आओ लूटो घसूटो, फिर इलेक्ट हो, फिर री इलेक्ट हो, फिर री इलेक्ट हो, और ये तमाशा चलते रहो और फिर आंखें भी दिखाते रहो, तो फिर तो सर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। गिव अदर्स अ चांस। 22-24 करोड़ के मुल्क के अंदर आपको इन पार्टियों के अंदर भी अच्छे लोग नजर नहीं आ रहे। अच्छा, लेकिन फैसल साहब आपने एक और अहम बात की कि जिस तरह पीटीआई एक जोन में चली गई थी और उस वक्त पीटीआई चेयरमैन कहते थे कि मेरे अलावा ऑप्शन क्या है इनके पास, ये उन्होंने कहा है, अपने लोगों को कहा है, अपने इत्तेहादियों को कहा है। आप कह रहे हैं कि अब ये जो नून लीग है, हुकूमत है, वो भी इसी मोड में चली गई कि हमारे अलावा ऑप्शन क्या है। तो वो सही तो कह रहे हैं, 9 मई के बाद उनके अलावा क्या ऑप्शन है अब, क्योंकि आप खुद कह चुके हैं कि पीटीआई तो बैलेट पेपर पर नजर नहीं आ रही। देखिए शहजाद साहब, ना तो मैं 9 मई के वाक़े को सख्त मजम्मत करता हूँ, मैं कहता हूँ उसके अंदर जितनी भी लीडरशिप है उन सबको सजाएं होनी चाहिए, कड़ी सजा होनी चाहिए। 10,000 जो बच्चे हैं उन पर रहम होना चाहिए जिनको बहकाया था। लेकिन जो जहर, जो रेड लाइंस, जो सब कुछ पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई ने क्रॉस किया है, वो पीडीएम भी क्रॉस कर चुकी है और वो पीटीआई उससे ज़्यादा आगे चली गई। लेकिन बुक्स तो इनके अंदर भी वही है, जो पीटीआई नहीं कर सकी वो इन 13 पार्टियों ने क्या किया, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान की भलाई हो। और आज भी आप बयानात देख रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा का मैंने आपको मिसाल दी कि दो सवालों के जवाब आसमा साहिबा को उन्होंने दिए, आसमा शराजी साहिबा के शो पे। एक पे कहा है जी हमने बंदिश नहीं लगाई तो मेरे बाप ने लगाई है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जी इमरान रियाज के ऊपर जज के कान में कहा। ये क्या गलत फहमियाँ क्यों दी जा रही हैं, ये सिग्नलिंग क्या हो रही हैं, ये गेस्ट जो बना के अपने भेज रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों के, वो किधर सिग्नलिंग कर रहे हैं, क्या एंगलिंग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर एंड ब्लंट विद यू, पाकिस्तान में कोई ऑप्शन लास्ट ऑप्शन नहीं होता। ये आपके चैनल के तवज्जो से मैं बताना चाहता हूँ। ये कॉन्फिडेंस जो आदमी का होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, और हमने उसमें अर्श से फर्श पे गिरते देखा है। तो लेकिन फैसल साहब, जो आप बात करें वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के सूरत में तो हमने देखा कि वो समझते थे कि हम 10 साल के लिए रूल करेंगे, फिर पता चला कि उनकी हुकूमत 4 साल में ही खत्म हो गई। लेकिन अब फ्रैंकली स्पीकिंग 9 मई के जो वाकयात हुए हैं जिसमें आप कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आप नहीं देख रहे बैलेट पेपर, वो इलेक्शन में नहीं होंगे, तो नून लीग तो यही सोचेगी ना कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक नहीं सोच रहे क्या आपके ख्याल में? देखिए शहजाद साहब, ख्वाहिश को खबर बनाना तो बहुत आसान काम होता है। जो उन्होंने सर्वेस कराए हैं और आप ही के चैनल ने वो सर्वेस बताए भी और बाकी चैनल्स ने भी, वो भी सबको आवाम को नज़र आ रहे हैं।
प्रॉब्लम ये बंदरबान ख़त्म हो ना सर। कभी कहीं दामाद आ जाता है, कहीं बेटा आ जाता है, कहीं समधी आ जाता है, कहीं बेटी आ जाती है, कहीं छोटा भाई आ जाता है, कहीं बड़ा भाई आ जाता है। ये कब तक हम इस निज़ाम के ड्रामे में चलते रहेंगे? मुझे आप बताएं ना, इन सारे लीडरों ने जिनकी एक्सपायरी हो चुकी है, उन्होंने पाकिस्तान को आज के दिन तक दिया क्या है? तो फैसल साहब, एक सवाल अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं, क्या वन पेज बरकरार है या नहीं है इस वक्त? नहीं, देखें शहजाद साहब, ये नारे, ये स्लोगन्स, ये बातें तो हमने भी अपने अदवार में बहुत की हैं। वन पेज एक ही पेज है पाकिस्तान, और वन पेज की आप बात करते हैं तो अगर आप मुझे पॉलिटिकल पार्टियों की बात करेंगे तो जो बच्ची रिजवाना की शक्ल और हालत कर दी है, वही इन सारे लीडरों ने मिलकर पाकिस्तान की हालत की है। तो अगर आप समझते हैं कि एक साफ पेज के साथ ये भयानक पेज जुड़ सकता है सारी पार्टियां समेत पीटीआई के, तो सवाल का जवाब आपका खुद ही है। और क्या इस वक्त फैसल साहब जो इलेक्शंस के मामलात हैं कि वो वक्त पे होने चाहिए, इस हवाले से कोई इख्तलाफात हैं इस वक्त? इख्तलाफात तो सर पार्टी के अंदर हैं, नून लीग के अंदर गड़े हुए इख्तलाफात है, बाकी पॉलिटिकल कैंप्स के अंदर हैं, पीडीएम के अंदर बंदर बांट की लड़ाई है, तो लड़ाई तो आपको अंदर पॉलिटिकल कैंप्स में नजर आ रही है। लेकिन जो मेरा स्पेसिफिक वो है वो ये कि देखिए, जिन लोगों को आप लोग हिट कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनका कोई लेना देना नहीं है, और आप पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन सब चीज़ों का। अब ये तमाशा बंद कर दें। इमरान खान साहब ने एक्चुअली इन सब 13 पार्टियों का मिल के जो ख्वाहिश, सोच, दिल में बुग़्ज़ था, वो ट्रे में रखकर एक लाइन और आगे क्रॉस करके पूरा किया है। तो ये सब एक ही हमाम में है। तो आपके ख्याल में ये जो हिट किया जा रहा है बार बार, और आपने मरियम औरंगजेब साहबा के बयानात इंटरव्यू का हवाला दिया, तो क्यों हुकूमत जिम्मेदारी नहीं ले रही? क्योंकि जाहिर सी बात है, उनस तो सेंसरशिप का, किसी सहाफ़ी के गायब होने का, वो तो हुकूमत वक्त पर आता है, तो क्यों वो जिम्मेदारी खुद नहीं ले रहे, दूसरे पर डाल रहे? ये तो शहजाद इकबाल साहब, आप जैसे काबिल एंकर का काम है कि इस पे इतने सवाल उठाए कि आदमी के पसीने निकल जाए, और आपको सवालात करके इंसान के पसीने और कपकपी निकालने में देर नहीं लगती। ये तो आपका सवाल होना चाहिए और उनको जवाब देना होगा। और ये आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर तो इख्तलाफात हैं इलेक्शन पे, लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान भी इख्तलाफ है इस बात पे कि इलेक्शन कब होने चाहिए? ये तो इस पर तो मैं कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं कर सकता शहजाद इकबाल साहब, लेकिन जिस हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से पीडीएम की तमाम पार्टियां जिस तरीके से हीट हल्के हल्के जनरेट कर रही है, तो आग लगते हुए देर भी नहीं लगती। और खुदा ना खास्ता आग लग गई तो फिर क्या होगा आपके ख्याल में? देखिए, मैं तो सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि अल्लाह मियाँ रहम करे और इन लीडरानों से हमारी जान छुड़ाए जिनकी एक्सपायरी हो चुकी है। बस कर दे। तो फैसल साहब, अगर ये इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते हैं तो फिर आप समझते हैं कि क्या ये सिचुएशन भी हो सकती है कि एक केयर टेकर सेटअप हो और उसका जो दौरानिया है वो 90 दिन से तजावुज़ कर जाए? देखिए, इसमें तो आपको ये सारे सवालात पीडीएम के अपने कैंप में पता करने चाहिए। कोई 60 मांग रहा है दिन, कोई 90 दिन मांग रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी 100 दिन मांग रही है, क्यों मांग रही है, क्या वजूहात है। आप इन्वेस्टिगेशन भी बहुत अच्छी करते हैं, आप पता कर ले। अगर आपको कहीं दिक्कत हुई तो अगले प्रोग्राम में मैं वो भी आके बता दूंगा आपको। सही, लेकिन आपको लगता है, आपकी बातों से तो ये महसूस हो रहा है कि इख्तलाफात हैं, हिट किया जा रहा है, यानी कि जो वन पेज हमें नज़र आ रहा था वो अब उस तरीके का नहीं रहा है कम से कम? देखिए सर, जो रिजवाना बेटी की जो हालत है ना, वही बदतरीन हालत इन्होंने सारे लीडरों ने मिलकर पाकिस्तान की है। तो अगर आप कहें कि एक साफ बोर्ड के साथ एक भयानक बोर्ड साथ चिपका दें और वो सारा सफ़ेद नज़र आए, तो ये नामुमकिन है। आपने लेकिन पिछले प्रोग्राम में जब भी आपसे पूछा गया है कि इलेक्शन में कौन आपको जीता हुआ नजर आ रहा है, तो आपने कहा है कि नून लीग जीतेगी और नवाज शरीफ मुमकिन तौर पे नए वजीर आजम होंगे। आप इस बयान पे अब भी खड़े हुए कि आपको लगता है कि यही होगा? मैं देखिए, मैंने आपको कहा था क्योंकि जब मैदान से पीटीआई हट जाएगी तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो नून लीग बनती है। लीड करने के लिए नवाज शरीफ आएंगे, ट्रस्ट डेफिसिट है जिस वजह से डार साहब का नाम आया, और लीड करेंगे और किसी सूरत में स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत थोड़े दिन के लिए कोई और वज़ीर आज़म बन जाए, फिर नवाज शरीफ साहब आ जाए। आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा होंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान और पार्लियामेंट्री पीटीआई मिल के हुकूमत बनाएगी। जब तक वो पुरज़े चलेंगे ये इंजन काम करता रहेगा। वो पुरज़े ज़रा से भी हिले तो ये इंजन बैठ जाएगा, सीज़ हो जाएगा।
और मैं अगले 10, 15, 20 साल तक कोई किसी को मेजॉरिटी भी नहीं लेता हुआ देख रहा। सही, लेकिन ये ट्रस्ट डेफिसिट, आपने कहा ट्रस्ट डेफिसिट है, इसीलिए इसहाक डार साहब का नाम आया था, इसका क्या मतलब है? देखिए जी, जो एक इनके दिल में, क्योंकि जब इंसान के दिल में खोट होता है, चोर होता है, बुग्ज होता है, और वो मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग पीटीआई और 13 पीडीएम की पार्टियाँ, तो वो हमेशा डरते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि 90 डेज से अगर एक्सटेंड हो गया तो उस स्टॉप गैप अरेंजमेंट में बैक कवर करने के लिए उनका अपना बंदा वहाँ सीट पे मौजूद हो। जैसी आपने हरदर्मी अभी काबीना में देखी, बंदर बांड आपने देखी, बहन बहनोई खाला मामा ताया सभी अकोमोडेट किए गए हैं। तो क्या परफॉर्मेंस, लेकिन क्या ये ट्रस्ट डेफिसिट ये भी है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनका बंदा वहां पर मौजूद हो कि ताकि अगर इलेक्शन में कोई ताखीर करने की कोशिश की हो तो वो प्राइम मिनिस्टर उस बात पे राजी ना हो? देखिए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये ट्रस्ट डेफिसिट भी, और ये ट्रस्ट डेफिसिट भी है कि अगर बढ़ाना चाहे अपने केसेस की वजह से तो भी उस पुर्जे को इस्तेमाल कर लिया जाए। ये ऐसे तो सब कुछ नहीं हो रहा ना, ऐसे तो दाम नहीं आ जाते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एक और अहम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सिविल और अस्करी क़यादत ने मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग देने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इस हवाले से पिछले कुछ अरसे में कई अहम कानून साजियाँ की गई हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स किए जा रहे हैं, जबकि सरमायाकारी के अमल को फास्ट ट्रैक करने के लिए वफाकी हुकूमत ने अस्करी क़यादत की मदद से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी कायम की है, जिसका मकसद सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर समेत दीगर दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम करना और पूरे अमल को तेज तर बनाना है। अहम बात यह है कि SIFC के क़याम के बाद मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में तेज़ी से इजाफे की उम्मीद जाहिर की जा रही है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में साफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक SIFC ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 28 मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी दे दी है और इम्कान है कि इन मनसूबों में गैर मुल्की सरमायाकारी CPEC के मनसूबों में सरमायाकारी से ज़्यादा हो सकती है। अहम बात यह कि सिविल और अस्करी क़यादत की मुश्तरका कोशिश है कि दोस्त ममालिक ज़राअत, IT, तवानाई और पेट्रोलियम के शोबे में सरमायाकारी करें, जबकि मुल्क में मादियात के अनटैप रिसोर्सेज पर काम और इस शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग देने की कोशिशों का आगाज़ भी कर दिया गया है। इस हवाले से कुछ रोज़ पहले ग्रीन पाकिस्तान और IT से मुतल्लिक सेमिनार हो चुके हैं और अब 1 अगस्त को मादियात और कुदरती वसाइल से मुतल्लिक इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट के नाम से सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दोनों शिरकत करेंगे। अब अहम बात यह है कि पिछले कई सालों से गैर मुस्तदगा हवालों से पाकिस्तान के मदनियाती वसाइल को लेकर मुख्तलिफ दावे और आदादो शुमार सामने आते रहे हैं और ये कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान में $6 ट्रिलियन से लेकर $50 ट्रिलियन तक के मादियाती ज़खायर हैं, मगर मुल्क अभी तक इन ज़खायर से कोई फ़ायदा नहीं उठा सका है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कोयले, तांबे और सोने समेत दीगर मादनियात के बड़े ज़खायर हैं। रेकोडेक, सेंडेक और थर में इन ज़खायर पर काम भी होता रहा है, मगर हम अब तक इन ज़खायर से मुल्क की तकदीर नहीं बदल सके हैं। इन ज़खायर में सरमायाकारी का क्या पोटेंशल है, इस हवाले से हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर मुस्तकिल तौर पर खड़ा करना है, हमने अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट आए, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। इस बात का इदराक अब हुकूमत को है और हम देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों में कुछ अहम सेमिनार्स हुए, ग्रीन पाकिस्तान हुआ, IT सेमिनार हुआ और अब 1 अगस्त को पाकिस्तान मिनरल सेमिनार होने जा रहा है। ज़रा बताइएगा, मिनरल्स के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना है और क्या कोई इंटरेस्ट शो किया है दोस्त ममालिक ने ख़ास तौर पर इस पर? देखिए, ये जो भी मामलात आपके सामने आ रहे हैं उसमें आपके सामने 3 सेक्टर पेश किए गए हैं। एक एग्रीकल्चर का, दूसरा IT का और तीसरा मिनरल्स का। ये जो सिलेक्शन हुई है इन सेक्टर्स की, ये यूनिलैटरली सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं की, ये तमाम दोस्त ममालिक, बिलखसूस मशरक़ वस्ता के ममालिक, उसमें बिलखसूस अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी अमारात और सऊदी अरेबिया और कतर, ये 3 ऐसे ममालिक हैं जिनका बहुत हाई लेवल इंटरेस्ट है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का। इसके अलावा चीन भी है, लेकिन मैं इस वक्त अपनी गुफ्तगू जो है वो मशरक़ वस्ता पे महदूद रखूँगा। तो ये जो सेक्टर्स सिलेक्ट किए गए हैं ये उनके मुशावरत से किए गए हैं, यानी उन्होंने अंदिया दिया है कि वो इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया ने अंदिया दिया है कि वो तकरीबन $24 बिलियन यानी $24,000 मिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, अमारात ने ये अंदिया दिया है वो तकरीबन $22 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन 3 सेक्टर्स में करना चाहते हैं। अब मैं आपको अहमियत बताता हूँ हमारी माइनिंग सेक्टर की। माइनिंग सेक्टर जो है वो हमारे लिए क्यों अहम है? पहली बात तो ये कि आपको मालूम है रिको डिक एक हमारी माइन है और बैनुल अक़वामी सतह पे जो हमें डैमेजेस भी लग रहे थे वो लिटिगेशन की वजह से, उससे एक मालियत का हमें अंदाज़ा हुआ कि ये 10, 12, 15 बिलियन डॉलर की मालियत, तो सिर्फ हमें डैमेजेस जो हैं वो तकरीबन $10 बिलियन के हमें लग सकते थे। तो आप सोचें कि उस एक माइन की असल कीमत क्या है जिसके सिर्फ डैमेजेस जो हैं वो तकरीबन $10 बिलियन तक पहुंच सकते थे। तो ऐसी हमारे पास चागी में सिर्फ 5, 6, 7 ऐसी मुख्तलिफ एसेट्स हैं या माइंस हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हम खुद तो नहीं कर सकते। आपने देख लिया 70-75 साल में हर दफ़ा हम कहते हैं हम खुद करेंगे, फिर करते नहीं, फिर 10 साल गुजर जाते हैं, फिर कहते फिर करेंगे, फिर करते नहीं हैं, फिर 15 साल गुजर जाते हैं, तो 75 साल तो गुजर गए हैं। तो अब क्योंकि रिको डिक का एक जो पहलू उसकी वजह से ये हुआ कि बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का माइनिंग पोटेंशियल जो है वो लोगों के सामने आ गया। तो अगर आप मान लें कि रिको डिक जितनी 3 या 4 या 5 माइंस और हैं, हमारे ख्याल में इससे ज़्यादा एसेट्स हैं पाकिस्तान में, तो आप ये 40-50 बिलियन डॉलर के एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे बिलखसूस 2 ममालिक जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सऊदी अरेबिया और अमारात, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाई जाए और कॉपर और गोल्ड माइनिंग को बढ़ाया जाए आगे। अच्छा, एक तो इन्वेस्टमेंट का पहलू हो गया जो मैंने आपके सामने रख दिया कि इससे कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। अभी मैंने आपसे मार्बल्स की बात नहीं की, अभी मैंने आपसे ग्रेनाइट की बात नहीं की, अभी मैंने आपसे जेम्स की बात नहीं की जो हमारे के खैबर पख्तूनख्वा में निकलते हैं। अभी तो मैं आपको पाकिस्तान के एक इलाके की 4-5 माइंस की सिर्फ बात कर रहा हूँ और उनका पोटेंशियल आपको बता रहा हूँ। मगर इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि माइनिंग में होता क्या है। माइनिंग में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा होती है और एम्प्लॉयमेंट भी यानी रोज़गार भी जो पैदा होता है या नौकरियां जो पैदा होती हैं वो किस नौइयत की होती हैं? वो लोअर स्किल्ड लेवल की नौकरियां पैदा होती हैं, क्योंकि मैनुअल लेबर होती है, आपको खुदाई करनी होती है, आपको चीज़ें रिमूव करनी होती हैं, आपको चीज़ें बाहर निकालनी होती हैं, आपको चीज़ों को लॉजिस्टिकली लेकर जाना होता है। तो उसके नतीजे में बेशुमार नौकरियां पैदा होती हैं। यानी माइनिंग एक ऐसा सेक्टर है जो नौकरी या एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। अब डॉक्टर साहब, आई एम श्योर जो हमने की दौड़ में जी हमने जब पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, ये एक अरसे से सुनते हुए आए, दिहाइयों से सुनते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास मिनरल्स के ज़खायर हैं। मतलब अभी मैं देख रहा था जियोलॉजिकल सर्वे 2021 का, उसमें था कि सिर्फ 6 ट्रिलियन के करीब तो कोल के ज़खायर हैं। फिर एस्टिमेट लगाया जाता है कि तमाम मिनरल्स को अगर आप मिला दें तो कई $50 ट्रिलियन तक के ज़खायर हो सकते हैं। नाउ दीज आर बिग नंबर्स। तो जब पाकिस्तान के पास कहते हैं इतने ज़खायर हैं लेकिन उससे हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, वो हमारे सामने मंजर आम पर नहीं आए, तो लोग एक तो शक करना शुरू हो जाते हैं कि क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या रियलिस्टिकली ऐसी ये सच्चाई है। तो अब ज़रा मुझे बताइएगा कि किस तरीके से, क्योंकि आज तक अगर ये पोटेंशियल है भी तो हमने टैप नहीं किया है, अब क्या गारंटी है कि ये टैप हो जाएगा और जो नंबर्स हम सुनते हुए आए हैं वो हकीकी तौर पे हैं और उससे पाकिस्तान फ़ायदा भी उठा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि इससे पहले एक बड़ी माइन हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, वो सैंडक माइन है। वो भी कॉपर और गोल्ड की माइन थी और वहाँ पे हमारे इन्वेस्टर्स जो थे वो चीनी कंपनी थी। अब ये जो हमारी इस वक्त रिको डिक की माइन है, जो बहुत बड़ी एक माइन है, उसके अंदर बैरिक गोल्ड एक बैनुल अक़वामी कंपनी है जिसका ताल्लुक कनाडा से भी है और दीगर ममालिक से भी है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और कुछ लिटिगेशन सेटलमेंट के ज़रिए वो आए हैं। लेकिन चलिए, अच्छा है, अरबों डॉलर की पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और बलूचिस्तान की तरक्की होगी। अब बिल्कुल इसी तरह आपने खुद ही बता दिया कि 5-6 ट्रिलियन डॉलर की पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन ये सिर्फ हवा में तो पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि अगर हवा में पोटेंशियल होता तो सैंडक ना होता, और अगर हवा में पोटेंशियल होता और इत्तफाकन एक सैंडक की कान निकल भी आई थी तो फिर रिको डिक कहाँ से आ गई? अब रिको डिक भी सेटल हो गई, सैंडक भी सेटल हो गई, 5 और इलाके कुछ ईस्टर्न चागी में, कुछ वेस्टर्न चागी में आइडेंटिफाई भी हो गए, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी सामने आ गया। तो अब ये हवा की बात तो नहीं रह गई ना।
सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट्स चलती क्यों नहीं है। हाँ। उसकी वजह ये है साहब कि हमारे मुल्क का जो अंदरूनी तरीक़ाकार है उसमें कुछ चीज़ें सूबे के पास हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो तहसील के पास हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट के पास हैं, कुछ वफाक के पास हैं। अब जब इन्वेस्टर आता है तो उसको तो इससे गर्ज नहीं है ना कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबे का सब्जेक्ट है या डिस्ट्रिक्ट का सब्जेक्ट है या तहसील का काम है। वो तो चाहता है कोई एक जगह ऐसी हो जहाँ पे मैं जाऊँ और अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो सूबे के लोग भी वहां मौजूद हों, वफाक के लोग भी वहां पे मौजूद हों, एनवायरनमेंट वाले भी मौजूद हों, पानी वाले भी मौजूद हों, सिक्योरिटी के अवामिल भी तय किए जाएं। तो ये जो हमने नया फैसिलिटेशन का, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का जो तरीक़ाकार वज़ा किया है, ये एक बड़ा अहम तरीक़ाकार है बिकॉज ये वन विंडो ऑपरेशन है कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो उसके सामने एक ही खिड़की हो जिसमें उसके तमाम मसाइल तय हो जाएं, वफाक ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली तहसील के भी, डिस्ट्रिक्ट के भी। इसमें साथ साथ कवानीन के जो इशूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, रेड टेप वगैरह वो तमाम इशूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर दो बातें रहती है, एक तो सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा क्योंकि बलूचिस्तान में ऑब्वियसली ये कंसर्न रहता है जब बाहर की कंपनीज काम करने आती हैं। आपने जो मिसाल दी थी कंपनीज काम कर रही है रेकोडेक सेंडेक में वो है, लेकिन क्या ये कंसर्न हम एड्रेस कर सकेंगे? और दूसरी सबसे अहम बात यह है डॉक्टर साहब कि हमेशा ये कहा जाता है कि गवादर के हवाले से कि देखिए वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट लगा दिया, सी पोर्ट बन गया, बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। मैं 8-10 साल में 2 मरतबा गया हूँ, वहाँ पे कोई इस तरह की डेवलपमेंट नहीं देखी गई। सीपैक के तहत जो इंडस्ट्रियल जोन बनने थे वो नहीं बन सके हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्लान तो कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती है इन चीज़ों की। देखिए, दो अहम चीज़ें हैं जिन पे आपने खुद ही नाम ले लिया। मैं तो सरप्राइज़ हूँ कि आपने बस मेरे मुंह की बात छीन ली। ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है इसकी एक थीम जो उसको हम कह रहे हैं रेड टेप टू रेड कार्पेट, यानी पहले कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आता था तो हम उसको ऐसा दौड़ाते थे, ऐसी पिद्दी उसके लगाते थे कि कभी वो कराची भाग रहा है, पोर्ट पे खड़ा है, पसीनों पसीन, उसको कुछ पता नहीं। फिर पता चला कि नहीं, बिजली तो वफाकी सब्जेक्ट है, वापस इस्लामाबाद जाओ। फिर वो इस्लामाबाद आया तो पता चला कि जो ज़मीन की एक्विजिशन है वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी है। फिर वो वापस भागा, यानी 3-4 महीने में बर्बाद होकर वो वापस चला गया। तो अब हम तरीक़ाकार जो तय कर रहे हैं उसकी थीम ये है फ्रॉम रेड टेप विच जो पहले होता था पाकिस्तान में टू रेड कार्पेट, कि हम हर आने वाले इन्वेस्टर को, क्योंकि वो हमारे बच्चों के लिए रोज़गार पैदा करेगा, पाकिस्तान की जीडीपी को आगे बढ़ाएगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, ये रुपया हमारा जो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है उसमें एक ठहराव आ जाएगा जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो हम उनके रास्ते में एक रेड कार्पेट बिछाएंगे। एक तो ये हमारी थीम है जिसका आपने ज़ेर लब तस्करा भी किया। दूसरी जो हमारी थीम है हम उसे कह रहे हैं फ्रॉम डस्ट टू डेवलपमेंट, यानी हम मट्टी बेचने में को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान से जो ज़खायर निकलेंगे हम वहीं पे स्मेल्टर लगाएंगे, स्मेल्टर के ज़रिए उनको पिघला के मिट्टी को अलहदा करके सोना और कॉपर अलहदा करेंगे, और उन्हीं इलाकों में यानी गवादर के इलाके जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि गवादर से इन सब को कनेक्ट किया जाएगा, गवादर एक पोर्ट होगी तो उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनाएंगे। मसलन कॉपर की जो जितनी असेंबलीज़ होती हैं, कॉपर की जो तार बनता है कॉपर का, या कॉपर की कोई भी जो एप्लीकेशन है, बजाय इसके कि लोग या मट्टी ले जाएं उसमें से कॉपर निकालें या कॉपर ले जाएं और उसकी चीज़ें बनाएं, वो यहाँ पे कारखाने लगाएं जिनमें बलूचिस्तान के लोगों को नौकरी मिले, उनकी स्किल इन्हेंस हो, यहाँ पे स्कूल खुलें, यहाँ पे हुनरमंदी के सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर्स खुलें। इस वजह से कोशिश इस वक्त ये की जा रही है कि हम डस्ट ना बेचें। हमारी थीम ये है फ्रॉम डस्ट टू डेवलपमेंट। तो इंशाअल्लाह एक तो हमने ये शर्त लागू की है हर इन्वेस्टर पे कि कुदाल बाद में जाएगा ज़मीन में, स्कूल पहले खुलेगा। तो अभी रिकोडिक में भी ये हो रहा है कि स्कूल पहले खुल गए, अभी पहला कुदाल भी नहीं गया अंदर ज़मीन के, और हस्पताल और क्लिनिक पहले खुल रहे हैं। तो पहले हम उनसे डेवलपमेंटल काम करवाएंगे, फिर हम माइनिंग करवाएंगे, माइनिंग के बाद स्मेल्टिंग करवाएंगे, स्मेल्टिंग के बाद वहाँ पे कारखाने लगवाएंगे। मुझे अगर डॉक्टर साहब आप क्विकली बता सके कि MOU स्टेज पे कोई मुआहदे हैं आपके सऊदी अरब के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, कतर के साथ कि MOU हो जाए अनकरीब और एग्रीमेंट्स फाइनलाइज हो जाए? जी, हमें बड़ी उम्मीद है, हमारी बड़ी एडवांस्ड कॉन्वर्सेशंस जा रही हैं, और इंशाल्लाह ये जो हमारा एक दिन का पूरी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि उस दिन 1-2 बहुत बड़े MOUs भी साइन होंगे। मगर ये बात MOUs से बहुत आगे निकल चुकी है।
अब इंशाल्लाह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। MOU तो होता है कि हम अग्री करते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे, अब तो हम ये चाहते हैं कि बस भाई आप जितनी देर में कागज़ साइन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाएं और हम आपके सामने हाजिर हैं। आपको जो पाकिस्तान में काम है वो पाकिस्तान की सरकार करेगी। आप पैसे लाएं, आप टेक्नोलॉजी लाएं, तरीक़ाकार लाएं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया की जो वैल्यू चेन्स हैं उनमें प्लग करें। अब आपको मालूम है ना कि रेयर मेटल्स, अगर आप पढ़ें, हमारे बच्चे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, नौजवान जो हैं, वो जाके देखेंगे कि रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं उनकी कितनी अहमियत दुनिया में हो चुकी है। ये जितनी इलेक्ट्रिकल हमारी लिथियम जो है अगर दरियाफ्त होती है तो जितनी ये दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके पीछे लिथियम है। तो ये जितनी रेयर मेटल्स हैं पाकिस्तान में, अर्थ मेटल्स हैं, उम्मीद करें जो आप बात कर रहे हैं, जो आप दावे कर रहे हैं वो दुरुस्त साबित हो, जो पाकिस्तान का एक्चुअल पोटेंशियल है उस पर हम काम कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।